कवर स्टोरी में हम आपको वैक्सीन की ऑल इंडिया पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीन से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर करेंगे। आज टीके को लेकर आज की गुड न्यूज ये है कि जल्दी ही देश भर में कोरोना का तीसरा टीका मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते से रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे वैक्सीन की किल्लत कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। अच्छा देखिए, इसके साथ ही कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का जो फासला है, जो गैप है, जो अंतर है, उसे आज और बढ़ा दिया गया, जिससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी दूर होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी वैक्सीन को लेकर बहुत से नए भ्रम सामने आए हैं। तो मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट वैक्सीन से जुड़ा आपका हर भ्रम दूर करने जा रही है। ध्यान से देखिए वैक्सीन पर हमारी ये कवर स्टोरी। वैक्सीन को लेकर सबसे अच्छी खबर सुन लीजिए। देश में तीसरी वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते से रूस से आई स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। आज सरकार की तरफ से पूरे देश के सामने इस बात का ऐलान किया गया। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। स्पुतनिक 5 की पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच चुकी है। हैदराबाद पहुंची इस खेप में स्पुतनिक वैक्सीन की 1.5 लाख डोज हैं। अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक मिलना शुरू हो जाएगी और जुलाई के महीने से स्पुतनिक वैक्सीन देश में बनने भी लगेगी। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टीमेट है फ्रॉम द कंपनी। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच आज ये खबर भी आई कि अगस्त से दिसंबर के महीने में देश में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज होंगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India. ऐसे वक्त में जब देश में हर जगह से वैक्सीन की किल्लत की खबरें आ रही हैं, आज कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी एक अहम खबर आई। देश में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का फासला बढ़ाकर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। NTAGI यानी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का फासला बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे अब सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच में जो अंतर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का अंतर तय किया गया था। बाद में मार्च के महीने में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। लेकिन अब जो सिफारिश की गई है उसके मुताबिक दोनों डोज के बीच करीब 12 से 16 हफ्ते का फासला होना चाहिए। अहम बात यह है कि अगर किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है और दूसरी डोज के लिए उसे 6 हफ्ते बाद बुलाया गया है, तो अब नए नियम के मुताबिक उसे 12 से 16 हफ्ते के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए जाना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच ये फासला क्यों बढ़ाया गया। इसी साल फरवरी के महीने में इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक स्टडी छपी थी। उसके मुताबिक अगर 12 हफ्ते या उससे ज्यादा के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज दी जाए तो उसका असर बढ़ जाता है। इससे वैक्सीन की एफिकेसी रेट यानी उसका असर 55.1% से 81.3% बढ़ जाता है। यानी वैक्सीन 26.2% ज्यादा कारगर हो जाती है।
कोविशील्ड वैक्सीन का जब ट्रायल हुआ था तब उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि अगर हम 4 से 8 हफ्ते पर वैक्सीन लगवाते हैं सेकेंड डोज, तो वो हमें लगभग 55% तक एफिकेसी देती है। लेकिन अगर हम सेकेंड डोज की मियाद को और बढ़ा दें, अगर हम उसे 12 हफ्ते कर दें, तो वैक्सीन 81.3% तक एफिकेशियस हो जाती है। यानी कि ये माना जा रहा था कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज हम 12 हफ्ते के अंतराल पर लगाते हैं तो वैक्सीन ज्यादा कारगर होती है। वो लोग जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, उन्हें तो कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने की सिफारिश की गई है। लेकिन जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लेने की सिफारिश की गई है। उन साइंटिस्ट का जो व्यू बना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है पहले एक बारी, तो एंटीबॉडीज रहती हैं, प्रोटेक्शन रहती है। ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है, क्योंकि पहले पीरियड लंबा फॉलोअप नहीं थे, 6 महीने तक फॉलोअप हो गए, उससे लंबे फॉलोअप हो गए। तो ये दिखता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशेंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाया जाए। सरकारी पैनल ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को कोई भी वैक्सीन लेने की छूट दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया है कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को डिलीवरी के बाद किसी भी वक्त टीका दिया जा सकता है। जब हम प्रेग्नेंट फीमेल्स और गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो अभी तक जो ट्रायल्स अमेरिका में हुए हैं वो मॉडर्ना और फाइजर के द्वारा हुए हैं और उन्होंने ऐसा देखा है कि बच्चे पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और जो प्लेसेंटा होता है यानी कि जो बीच की कड़ी होती है माँ और बच्चे की, उसके बीच उसके ऊपर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। लेकिन अभी और ज्यादा डेटा इसके ऊपर आने की जरूरत है ताकि हम ये कह सकें कि हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी ये वैक्सीन ले सकती हैं। देश में इस वक्त जो हालात हैं और पिछले दिनों तीसरी लहर में बच्चों पर जिस खतरे की आशंका जताई गई, उसके बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन आखिर कब आएगी। इसे लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 साल से 18 साल की उम्र के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी के प्रस्ताव पर एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को ट्रायल की सिफारिश की थी। भारत बायोटेक कंपनी 2 साल से 18 साल के 525 लोगों पर अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। इस ट्रायल में बच्चों को 28 दिन के फासले पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी और ये जानने की कोशिश होगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित और कारगर है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने तक या फिर इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। देश भर में वैक्सीन की किल्लत को काबू करने के लिए केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की छूट दे दी। अब इसी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ग्लोबल टेंडर का विरोध करने वाली राज्य सरकारों की दलील है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान होगा। लेकिन इस सियासी रस्साकशी के बीच देश के 13 राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन की कमी को दूर करने में इससे कितनी मदद मिलेगी और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन राज्यों को मिल सकेगी, इसे लेकर कई सवाल हैं जिनका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। जहाँ जा रहे हैं बोल रहे हैं 45 का प्लस पे चाहिए या सेकंड डोज है तो लगवाओ। कहाँ जाए सर, बताइए। या तो बता दो ना कि अभी मत आओ। आप न्यूज़पेपर में ये भी बोल रहे हो कि 18+ वाले जा सकते हैं, धासे के हम आए हैं तो ये मना कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग को दिक्कत है कि पैर दर्द करने लगा। ये सरकार की व्यवस्था है। दिल्ली से मुंबई तक वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में फिलहाल 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन वो अब भी दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल का जो एज ग्रुप है उन्हें डोज देने पर रोक लगाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग स्थित अटल आदर्श विद्यालय पे, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। अब
यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये उन सभी सेंटर्स में से एक है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, और कब तक नहीं हो पाएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। मोहाली से पटना तक टीके की टेंशन। 7 फेज हम लोग गए, वहाँ कोई वैक्सीन नहीं लग रही। वहाँ भी यही बताया जा रहा है कि 45 प्लस वैक्सीन लग रही। यहाँ भी हम सुबह से खड़े हैं, यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो बताइए सर, हम क्या किया जाए? उम्र 45 साल से ज्यादा है और जिनको दूसरी डोज लेनी है, यहाँ पर क्या स्थिति है? सिर्फ एक हॉस्पिटल, गार्डिनर हॉस्पिटल के अंदर में मौजूद हूँ और यहाँ पर लाइन देखिए, जरा देखिए कि कितनी लंबी लाइन है। 7 बजे आने के बाद वहाँ अभी तक लाइन ही में लगे हुए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं नो वैक्सीन का बोर्ड तो कहीं वैक्सीन सेंटर पर ताला। और तस्वीर जो है वो साफ देख सकते हैं आप कि ये टीकाकरण केंद्र है रायपुर का, पीटीआई ग्राउंड का, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वापस जाना पड़ रहा है घर में। खत्म हो गया उनके यहाँ तो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डोज खत्म हो गया, मतलब वैक्सीनेशन का। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर तस्वीर लगभग एक जैसी है। हर जगह वैक्सीन की किल्लत है और हर जगह वैक्सीन की तलाश में लोग भटक रहे हैं। वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतार तो है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं लगा रहा। उनको बोलते हैं और 4 दिन में और नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। जब आए हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अब 45 प्लस ही है, अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं घर जाओ। रोज हरेसमेंट होती है, आना जाना वापस। वैक्सीन की इस कमी से निपटने के लिए देश में अब ग्लोबल टेंडर की कवायद शुरू हो गई है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कई राज्य ग्लोबल टेंडरिंग की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन ये कवायद भी सियासत के मकड़जाल में फंसने से नहीं बच सकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों के ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। ग्लोबल टेंडरिंग पर राजनीति, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लड़ेंगे, महाराष्ट्र और ओडिशा में जंग होगी, तो इससे दुनिया में भारत की छवि को गहरा धक्का लगेगा। इसलिए भारत को एक देश की हैसियत से राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भले ही आज वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सवाल उठाया हो, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कई दिनों से तलवार खींची हुई है। एडवर्टीजमेंट आ रहा है, दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर एक तरफ सियासत का मोर्चा जरूर खुला हुआ है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष ने भी सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र को विदेशों से वैक्सीन मंगवाने की अपील की है। लेकिन इसके साथ ही देश के बहुत से राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने की तैयारी तेज कर दी है। देखिए, वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर जारी करने वालों में कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और बीजेपी शासित राज्य भी। हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में ग्लोबल टेंडर की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, यूपी की योगी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 4 करोड़ डोज लेने की तैयारी कर रही है। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान सरकार 1 करोड़ डोज लेने की कोशिश में है। कर्नाटक सरकार के बारे में जानिए आप, 2 करोड़ डोज लेने की तैयारी कर रही है दक्षिण की कर्नाटक सरकार। इसके बाद नंबर सामने आता है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर की कवायद में जुटी हुई है। इस लिस्ट में अगला नाम जो आपको दिखाने जा रही हूं वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का है। इसने भी ग्लोबल टेंडर के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अच्छा, इस लिस्ट में हरियाणा सरकार भी शामिल है। ग्लोबल टेंडर के लिए ऐलान कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। और साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार में भी ग्लोबल टेंडर के लिए तैयारी जारी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी ग्लोबल टेंडर की तैयारी में है। और उधर नवीन पटनायक की ओडिशा सरकार भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने वाली है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, वहां की सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खटखटाने की तैयारी में है। जबकि नगर पालिका ने
1 करोड़ डोज के लिए टेंडर जारी कर दिया है। तो इस तरीके से देश के 13 राज्य और मुंबई महानगर पालिका अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन की खरीदारी करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ग्लोबल टेंडर को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन ज्यादातर राज्य ग्लोबल टेंडर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कोरोना का हाहाकार, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ऐसी हालत में जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए केंद्र से मतभेद होने के बाद ग्लोबल टेंडर का काम शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिल जाती है तो हम अपने हरियाणा के निवासियों का जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कर दें, उनकी वैक्सीनेशन करवा दें। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक और मुंबई महानगर पालिका ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन लेने के लिए टेंडर जारी भी कर दिया है। पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है, और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है। अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। इसी तर्ज पर देश के दूसरे राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ग्लोबल टेंडर क्या होता है। क्या है ग्लोबल टेंडर? सरकार जरूरत का सामान खरीदने का ऐलान करती है, इसके बाद खरीदारी के लिए कंपनियों को टेंडर जारी होता है। मीडिया के जरिए कंपनियों को इसकी जानकारी दी जाती है। टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको मौका मिले। ग्लोबल टेंडर में दुनिया की कोई भी कंपनी टेंडर भर सकती है। जो कंपनी दाम और सप्लाई के मानकों पर खरी उतरती है, उसे सरकार खरीद की मंजूरी दे देती है। दुनिया भर की सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करती हैं और इसे हासिल करने के लिए कंपनियों के बीच कड़ी रेस होती है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि यहाँ तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ग्लोबल टेंडर में मुश्किलें, इसलिए ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन मिल पाना इतना आसान नहीं। विदेशी कंपनियों में इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही हैं। कम कंपनियां होने से टीके की मांग सप्लाई से ज्यादा है। इस वक्त हर कंपनी अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ऑर्डर ले चुकी है। साथ ही विदेशी कंपनियों की प्राथमिकता अपने देश के टीके की जरूरत को पूरा करने की है। भारत में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ही टीका आ सकता है, और विदेशी कंपनियों के टीके को DCGI की अनुमति अभी नहीं मिली है। वहीं फाइजर जैसी कंपनियों के टीके को रखने के लिए बेहद कम तापमान की जरूरत है। इतने कम तापमान पर उन टीकों के रखने की व्यवस्था करना भी कम चुनौती नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।